नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2027 में आसानी से नहीं मिलेगा बीजेपी का टिकट। नेताओं को पार्टी की 3 कसौटियों पर होगा खरा उतरना। विधायक हो या मंत्री, सबको देनी होगी परीक्षा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रमजान के बाद अतिक्रमण हटाने से पहले क्षेत्र में होगा सर्वे। पीएम आवास योजना के पात्र लोगों को दिया जाएगा लाभ। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मंत्री रेखा आर्य ने 600 पदों को भरने के लिए शासन को भेजा पत्र। 244 पदों पर खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद विरोध में कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। देहरादून में भी यूथ कांग्रेस ने किया शर्टलेस विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया तानाशाही रवैये का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बीजेपी में टिकट पाना किसी भी नेता के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, चाहे वो विधायक हो या फिर मंत्री। हर किसी को पार्टी की 3 कसौटी से होकर गुजरना होगा। इन तीनों ही परीक्षाओं में जो पास होगा, मानो उसका टिकट फाइनल है। आखिर क्या है बीजेपी की ये 3 कसौटियां, इस रिपोर्ट में देखिए। आसानी से नहीं मिलेगा बीजेपी का टिकट। 3 कसौटी को करना होगा पार। विधायक हो या मंत्री, सबको देनी होगी परीक्षा। जिसने पार की कसौटी, उसका टिकट फाइनल। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के तमाम नेता तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी विधायक और मंत्री फिर से चुनावी मैदान में उतरने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनके लिए टिकट पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों और मंत्रियों की कड़ी परीक्षा लेने जा रही है। पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार टिकट पाना इतना आसान नहीं रहने वाला। फिर से टिकट पाने के लिए इन्हें 3 कसौटी को पार करना होगा, यानी कि 3 परीक्षा देनी होगी, जिसमें मिले नंबर के आधार पर ही टिकट का फैसला किया जाएगा। 3 कसौटियों की बात करें तो कसौटी नंबर 1 राज्य संगठन और सीएम की रिपोर्ट। कसौटी नंबर 2 इंटरनल सर्वे। कसौटी नंबर 3 वरिष्ठ जनों का सर्वे करवाएंगे अमित शाह। विधायक को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात को आगे पहुंचाने का काम करना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा, अच्छा वर्कर होगा, वो आगे बढ़ेगा। और किंतु जो बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा है, सारी रिपोर्टें जाती है, सारे सर्वे होते हैं। हमारे 3 तरह के सर्वे होते हैं। एक हमारे उत्तराखंड की जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, एक सर्वे वो कराता है। एक हमारा विचार परिवार कराता है और एक सर्वे केंद्र से होता है। तो उसके आधार पर ही फिर टिकट देने की बात की जाती है। और इसलिए हो सकता है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसी कोई बातें आई हुई जिस तरह से उन्होंने कहा है। और ताकि समय अभी है, समय है, 1 साल का समय है। 1 साल में जहां पर हम लोग कहीं पे गड़बड़ है तो हम अपनी गड़बड़ी को ठीक करें। बता दें कि इसमें सरकार और संगठन के बीच समन्वय, संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी, जनता के बीच छवि, क्षेत्र में उपलब्धता, समस्याओं के समाधान की क्षमता और धरातल पर किए गए कार्यों को देखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जनप्रतिनिधि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को कितनी प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुँचा पा रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो संगठन और जनता दोनों की कसौटी पर खरा उतरेंगे। बीजेपी के इस कदम से उन विधायकों को भी झटका लग सकता है जो अपने कार्यकाल में सत्ता की हनक दिखाने से पीछे नहीं रहे और पार्टी को डेंट पहुंचाते रहे। ऐसे नेताओं की फहरिस्त बीजेपी में कम नहीं। उमेश शर्मा काव, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, रेणु बिष्ट, अरविंद पांडे, ये ऐसे विधायक रहे जो अपने इस कार्यकाल में चर्चाओं में रहे, कभी अपने तल्ख तेवर को लेकर तो कभी अपनों के खिलाफ आवाज उठाकर। अब ऐसे नेताओं को लेकर संगठन, सरकार और जनता और हाईकमान क्या सोचता है, इसकी तस्वीर भी बीजेपी की परीक्षा से साफ हो जाएगी, ताकि फिर से ऐसे नेता को टिकट न मिले जो काम से ज्यादा विवाद में फंसा रहे। बीजेपी का ये कदम टिकट बंटवारे के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को पूरे कार्यकाल में सक्रिय और जवाबदेह बनाए रखने के लिए भी कारगर साबित होने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसकी मदद से कुंभ मेले के विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इस बजट के लिए धामी सरकार ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। विधायक खजान दास ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर किए गए फंड से कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिए जिस तरह की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रखते हैं और उसके निमित्त जो कार्य हो रहे हैं उत्तराखंड में, और अभी अर्ध कुंभ जो हमारा उत्तराखंड में प्रारंभ होने जा रहा है, और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत एक बैठक के तहत गए थे, और उसके निमित्त जिस प्रकार से जानकारी मिली और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है कि 500 करोड़ रुपए अवमुक्त हुए हैं कुंभ के लिए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। हल्द्वानी बनभूलपुरा से जुड़ी बड़ी खबर, रेलवे भूमि अतिक्रमण पर बड़ा फैसला आया है। रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी होगी। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने से पहले क्षेत्र में सर्वे होगा, ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की माने तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व विभाग की टीम जो है वो सर्वे करेगी। रमजान के बाद यानी कि 19 मार्च से 31 मार्च तक ये सर्वे होगा। सर्वे से यह भी पता लगाया जाएगा कि कितने लोग पीएम आवास योजना के पात्र हैं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके। और 31 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश होगी। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने से पहले सर्वे कराया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो 31 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस राह पर चलने वाली है और क्या रणनीति रहने वाली है, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। देहरादून दौरे पर आए मोहन भागवत के बयानों ने यह बता दिया है कि संघ और बीजेपी की साझेदारी से 27 में नैया पार लगाने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2027 के लिए बीजेपी की सियासी पिच तैयार, बीजेपी और संघ का लीक हुआ प्लान, मोहन भागवत के बयान से इशारा, हिंदूवादी राजनीति से होगी नैया पार। बीजेपी 2027 चुनाव में किस राह पर चलने वाली है, चुनाव के लिए किस पिच पर बैटिंग करने वाली है, पार्टी की ये रणनीति लगभग तय हो चुकी है। हाल ही में देहरादून दौरे पर आए मोहन भागवत के बयान ने साफ कर दिया कि बीजेपी की पिच तैयार हो चुकी है। मोहन भागवत का बयान हो या फिर पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात, 2027 के लिए क्या रणनीति रहने वाली है, इसका संकेत भागवत दे चुके हैं। अपने दौरे के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति देश में फिर कभी नहीं आने वाली। इसी के साथ मोहन भागवत ने कहा कि सबका डीएनए एक है। इस बयान से साफ संकेत है कि हाल ही में यूजीसी को लेकर जो कदम उठाया गया था, उसे लेकर सवर्ण समाज नाराज हुआ। यही कारण है कि मोहन भागवत ने ये बयान देकर मामले को शांत कराने की कोशिश की है। वहीं ठीक इसी समय पर सीएम धामी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। अब दोनों ही बयानों को देखा जाए तो समझ में आता है कि बीजेपी ने अपनी 2027 के लिए लाइन क्लियर कर दी है। 27 में हिंदूवादी राजनीति ही अहम रहने वाली है। बता दें कि सीएम धामी इन मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं, चाहे कोटद्वार के मोहम्मद दीपक वाला विवाद हो या फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला। सीएम धामी सामने आकर इन तमाम मुद्दों पर बयान देते रहे हैं। ये बात भी साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव में सीएम धामी के रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जनता के बीच पार्टी को जाना है, और उससे पहले ही बीजेपी और संघ मिलकर 27 की रणनीति तैयार कर चुकी है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति का फायदा पार्टी को मैदानी इलाकों में अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पार्टी के लिए इस राह पर चलना मुश्किलों भरा हो सकता है, जिसके लिए पार्टी को पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक फोकस करना होगा। हालांकि इस बीच विराट हिंदू सम्मेलन के जरिए भी बीजेपी चुनावी बिसात बिछाती नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ों पर इस राह पर चलना पार्टी के लिए चुनौती भरा हो सकता है। वहीं मोहन भागवत ने पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की, जिसे 2027 के चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं इस मुलाकात पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा है। सेना को, चाहे वो एक्स सर्विसमैन ही क्यों न हो, उनको आप किस तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं, और वो भी आप
देश के अंदर एक विशेष तरीके की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन के साथ जोड़ेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम देश के पर पड़ सकते हैं। और यदि इसको अभियान चला करके किया जा रहा है तो ये चिंताजनक पहलू है, ये चिंताजनक पहलू है। माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि सब भारतीयों का डीएनए एक ही है, तो फिर ये डीएनए एक है तो फिर ये घृणा का प्रचार क्यों? अब बीजेपी की इस राह को देखते हुए कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन देखना होगा बीजेपी के लिए हिंदूवादी राजनीति की ये राह कितना फायदा पहुंचाने वाली साबित होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विधायक अजान दास ने बताया कि इस बार का बजट पिछले सालों के मुताबिक ज्यादा होगा और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हर जिले में जाकर बजट से पहले सभी लोगों से संवाद भी किया है। देखिए, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि बजट सत्र इस समय, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि अगला जो सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा और गैरसैंण में पूरी तैयारी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण और विधायकगण भी, जिन्होंने अपने विधानसभा में जो क्वेश्चन लगा रखे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और इस समय की बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद किया है लोगों से और बजट में क्या अच्छा हम उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं उसके लिए लोगों के सुझाव एकत्रित किए गए और उसमें से जो ठोस सुझाव होंगे उत्तराखंड के हित के लिए होंगे, उसके तहत उसको बजट में सम्मिलित किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में करीब 600 से अधिक पदों को सृजित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने खेल विभाग में लंबे समय से खाली पदों को भरने की पुरजोर वकालत की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि 600 पदों में से 244 पद विशेष रूप से प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर चल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन यात्रा भी बेहद सफल रही। औली में स्काइंग प्रतियोगिता में पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला है। चारधाम यात्रा की भी हमारी तैयारी है निश्चित रूप में और बड़े मैं समझता हूं कि हमारी शीतकालीन यात्रा बड़ी सफल रही। शीतकाल के अंदर पहाड़ में लोग जाते रहे। हमारा यहाँ स्की का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, आपने देखा होगा। औली के अंदर मैं स्वयं गया था, तो उसके लिए भी बर्फबारी देखने के लिए, स्कीइंग करने के लिए लोग आए और कुछ इंटरनेशनल गेम्स भी हम वहाँ कर रहे हैं। और जो रोप वे है उसको भी बनवा रहे हैं, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है भूकंप के आने से, तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा के बाद अब जो हमारी जो चारधाम यात्रा पूरी यात्रा चलेगी, इसको भी हम ठीक करें। इसी प्रकार से जो खरसाली के अंदर पूजा होती है वो गंगोत्री में होगी, जो मुखबा में पूजा होती है गंगा जी की वो आपके गंगोत्री में पूजा होगी, जो ऊखीमठ में पूजा होती है भगवान केदारेश्वर की वो केदारनाथ में होगी और जो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में पूजा होती है वो बद्रीनाथ जी में होगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर के साथ उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। दरअसल 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की थी। उन्होंने टी शर्ट पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एप्स्टीन फाइल और भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े स्लोगन लिखे थे। उनका दावा था कि ये प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया, लेकिन पुलिस ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट है। राजनीतिक दल के आचरण का उस पर निर्णय करने का काम कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं करता है। आप अपनी बात कह सकते हैं, निर्णय तो जनता जनार्दन करेगी, लेकिन आप एक विरोध को, हमने विरोध उचित किया है या अनुचित किया है, ये फैसला करने वाले आप लोग नहीं होते हैं। उसका फैसला जो है जनता जनार्दन करेगी। आप उनको अपराधी कानूनों के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और जिन धाराओं में जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है वो चिंतनीय है।
देखिए, आज हमारे द्वारा जो पुतला दहन किया गया उसका मुख्य कारण है कि जो यूथ कांग्रेस के हमारे साथी थे वो दिल्ली में एआई समिट का जो भारत में एआई समिट चला था उसके विरोध किया। आपने भी देखा होगा कि कैसे चाइना से आइटम लाके उसे भारत मेड इन इंडिया दिखा रहे हैं। उसी सबके विरोध में यूथ कांग्रेस के जो हमारे साथी थे वो दिल्ली में अपना शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। उसके कार्रवाई करते हुए पुलिस और सरकार के दबाव में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कहीं ना कहीं ये एक तानाशाही है। एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और दाग गलगोटिया पर लगा है। देहरादून में हुए गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड मामले में एक आरोपी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जिसे दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। गलगोटिया की गूंज उत्तराखंड तक। विक्रम शर्मा हत्याकांड के आरोपी का गलगोटिया से लिंक। दून पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। हाल ही में देहरादून में हुए झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चीनी रोबोट को अपना बताने वाला पुराना मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड के देहरादून से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। देहरादून में झारखंड के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की दिन दहाड़े हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। तब पता चला कि इस हत्याकांड का एक आरोपी मोहित उर्फ अक्षत ठाकुर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। अक्षत ने ही आरोपियों को पनाह दी और उनको छिपाने के साथ ही उनके ठहरने का जिम्मा उठाया। इस पूरे मामले में दून पुलिस ने अब तक शूटर विशाल और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आशुतोष उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया है। जाने माने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र का इस हत्याकांड में शामिल होना गलगोटिया को भी संदेह के घेरे में ला रहा है। हत्याकांड के एक आरोपी का प्रतिष्ठित गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़ा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि संगठित अपराध अब युवाओं को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है। माना जा रहा है कि आर्थिक लालच, गैंग प्रभाव और अपराध का ग्लैमर युवाओं को गलत दिशा में धकेल सकता है। सवाल है कि क्या इतनी मोटी फीस लेकर गलगोटिया युवाओं को अपराध के लिए तैयार कर रहा है। अब तक गलगोटिया की किरकिरी एआई समिट में चीनी रोबोट को लेकर हो रही थी, लेकिन अब गलगोटिया की गूंज उत्तराखंड तक पहुंच गई है। देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या मामले में आरोपी गलगोटिया का छात्र निकला, तब से ही गलगोटिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है और यूनिवर्सिटी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी के चौरगलिया क्षेत्र में एक कारोबारी ने खुद को लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के दौरान ही वन निगम के कारोबारी कमलेश बेलवाल ने खुद को गोली मारी है। ये जो थाना मुखानी के अंतर्गत एक विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ से हमें मीमो द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में लाया गया। उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई और इस पर हमने जो जांच की है उसमें ये चौरगलिया थाना निवासी है, श्री कमलेश नाम है इनका और लगभग 35 ईयर्स इनके ऊपर है। इन्होंने लाइसेंसी वेपन जो है उसका यूज़ करके इन्होंने अभी अपने को गोली मारी है। अभी इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी से एक हैरान करने वाली और काबिले तारीफ करने वाली खबर सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि हल्द्वानी की 1.5 साल की मेहर कौर ने 25 सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर देकर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि काबिले तारीफ है। उन्होंने 9 फरवरी 2026 को आयोजित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स समिट अवार्ड्स समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। मेहर की इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। इसने 19 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसने 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को समझा और उनका सही जवाब दिया है। ऐसा ये पहला रिकॉर्ड है इतनी कम उम्र में। कौन सा अवार्ड मिला? ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में यूके जो है उसमें इनकी एंट्री हुई है। कुछ अलग नहीं सोचा, बस हमने खेल खेल में ही देखा कि ये चीज़ें पकड़ लेती है, रजिस्टर करती है, याद रखती है। कभी कोई ऐसा दबाव नहीं दिया कि याद रखना है। सर मैं क्लियर थी कि मैंने बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, नो मैटर मुझे कितना एफर्ट मारना पड़े।
बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग 8-8 महीने के बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, जबकि मुझे नहीं समझ आता कि बच्चे को कुछ समझ भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने ये तो ठाना हुआ था कि मैं बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगी। तो मोबाइल के बिना भी बहुत चीज़ें होती हैं, और मोबाइल बच्चा नहीं देखेगा तो वो आसपास की चीज़ों को देखेगा। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना और सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने पलायन की रोकथाम और सीमांत क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले में होली के त्योहार के मद्देनजर कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है और अभी तक 4 जोन में छापेमारी कर चुके हैं। अब तक आपको बता दें कि 69 मामले दर्ज किए गए और लगभग 2,70,000 लीटर लहन जो है वो नष्ट किया गया है। देखिए, हमारे जो जनपद है इसमें 4 आबकारी क्षेत्रों में हमारा जनपद बटा हुआ है। इसके अलावा एक हमारे पास इन्फोर्समेंट टीम अलग से है जनपदीय प्रवर्तन की। हम लोगों ने लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और चिन्हित किए गए हैं वो क्षेत्र जहां पर एक कच्चे शराब का ज़्यादा कारोबार होता है। पुलिस के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इन चारों सर्किल क्षेत्रों में अपने अपने आबकारी इंस्पेक्टर के साथ इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने चिन्हित कर लिए हैं। इसके अलावा जो है लगातार छापेमारी भी हमारे द्वारा की जा रही है। वहीं हरिद्वार जीएसटी दफ्तर में विजिलेंस की टीम ने डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टैक्स निस्तारण के नाम पर पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलते ही विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और कार्यालय के भीतर ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह धोनी की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद भी किया। वहीं इस दौरान ट्रस्ट ने सरकार से पार्क के उच्चीकरण, अल्मोड़ा लमगड़ा सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की भी मांग की है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की बलवेदी पर अपने प्राण निछावर किए, सैकड़ों वर्षों की दास्ता से देश को आजाद किया। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में राम सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को आजादी करने में मिला है। और आज उनको 133वीं जयंती के उस अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले तो पार्क का और आधुनिक स्वरूप दिया जाए। दूसरा मुख्य मांग हमारी जो सड़क है करबला से लेकर जयंती तक, इसका नाम राम सिंह धोनी मार्ग रखा जाए। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। 2027 में आसानी से नहीं मिलेगा बीजेपी का टिकट। नेताओं को पार्टी की 3 कसौटियों पर होगा खरा उतरना। विधायक हो या मंत्री, सबको देनी होगी परीक्षा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रमजान के बाद अतिक्रमण हटाने से पहले क्षेत्र में होगा सर्वे। पीएम आवास योजना के पात्र लोगों को दिया जाएगा लाभ। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मंत्री रेखा आर्य ने 600 पदों को भरने के लिए शासन को भेजा पत्र। 244 पदों पर खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद विरोध में कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। देहरादून में भी यूथ कांग्रेस ने किया शर्टलेस विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया तानाशाही रवैये का आरोप।